हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ ईसीए के बारे में कि ईसीए होती क्या है और किस लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये करवाती है। ईसीए का मतलब होता है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो हम यूज़ करते हैं अपनी इंडियन एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल पे इवेलुएट करवाने के लिए कि हमारी इंडियन डिग्री की इंटरनेशनल लेवल पर क्या वैल्यू है और जिस कॉलेज इंस्टीट्यूट से हमने की है वो अप्रूव्ड है या नहीं, यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं। और आप में से ज़्यादा वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो कनाडा या जाना चाह रहे हैं, या तो स्टडी वीज़ा पर या पीआर पर या वर्क परमिट पे। इन तीनों के लिए हमें ईसीए की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्टडी वीज़ा में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जो वहाँ पर जा रहे हैं कनाडा, उनको बाद में पीआर के टाइम पे स्टडी वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है अगर वो मास्टर डिग्री पर नहीं जा रहे हैं और बैचलर इंडिया में उन्होंने कोई एजुकेशन ली थी। तो मैं आगे आपको पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। जितने भी लोग कनाडा जाना चाह रहे हैं तो उनको इस ईसीए की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम जो कनाडा का एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये देख सके कि हमारी जो बैचलर डिग्री है वो बैचलर इंटरनेशनल लेवल पर बैचलर डिग्री के लेवल पर आती है या नहीं, हमारी मास्टर डिग्री के लेवल पर आती है या नहीं। क्योंकि कुछ हमारी इंडिया के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कंसीडर नहीं होते। तो हमें वो चीज़ देखने के लिए कि हमारे कोर्स का लेवल क्या है और हमारा कोर्स इंटरनेशनल लेवल पर अप्रूव्ड है या नहीं, तो उसके लिए हमें अपनी एजुकेशन की असेसमेंट करवानी होती है, उसे ईसीए कहते हैं। कनाडा ने 7-8 ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया हुआ है जिनकी मैं आगे बात भी करूँगा। ये डॉक्यूमेंट 5 साल के लिए वैलिड रहता है। जैसे आइल्स का सर्टिफिकेट है वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है, तो ईसीए का 5 साल के लिए वैलिड रहता है। तो अब सवाल उठता है कि ईसीए की ज़रूरत कब, कैसे, किसको पड़ती है। फर्स्ट, जब आप इंडिया में रह के कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको ईसीए की ज़रूरत पड़ती है। तब आपको अपनी इंडिया की एजुकेशन के पॉइंट लेने होते हैं। तो उसमें आपको शो करना होता है कि आपकी इंडिया की जो एजुकेशन है वो मास्टर लेवल की है और किसी कॉलेज से अब किसी फेक कॉलेज से तो नहीं है। दूसरा, आपको ज़रूरत तब पड़ती है जब आप वर्क परमिट पे जा रहे होते हो। तब आपको अपने कनाडा के एम्प्लॉयर को भी शो करना होता है ईसीए का डॉक्यूमेंट्स। और जब आप अप्लाई करते हो कनाडा की वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, तब भी आपको ईसीए के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एडमिशन के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो इंडियन स्टूडेंट्स को तभी एडमिशन देती हैं जब उनको ईसीए का डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो इवेल्युएट हुई हुई है या नहीं। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया से बैचलर या कोई डिप्लोमा करके कनाडा जा रहे होते हैं और वहाँ पर जाकर वो दोबारा से डिप्लोमा ले लेते हैं। तो उस टाइम पे उनको अगर जब पीआर लगानी होती है तो वो मास्टर के पॉइंट तो नहीं ले सकते, उनको डुअल सर्टिफिकेट के पॉइंट मिल सकते हैं, जिसमें से एक डिप्लोमा तो वो कनाडा में ही कर रहे हैं, दूसरा ग्रेजुएशन या डिप्लोमा उन्होंने इंडिया में किया होता है। तो उस टाइम पे जब आप इंडियन एजुकेशन के क्लेम कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ईसीए का डॉक्यूमेंट लगाना होता है। इन सिंपल वर्ड, जब आप अपनी इंडिया की एजुकेशन के पॉइंट ले रहे हो इंडिया से या कनाडा से, तो आपको वहाँ पर अपनी एजुकेशन की असेसमेंट करवा के सबमिट करना होता है। लेकिन वो उन स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है जो इंडिया से कनाडा मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं, क्योंकि वो कनाडा में जाके मास्टर डिग्री अचीव कर लेंगे तो वहाँ पर उनके पॉइंट जो होंगे वो मास्टर डिग्री के ले सकते हैं। और तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि सीआरएस में कैसे मास्टर डिग्री और डुअल सर्टिफिकेट और बैचलर और डिप्लोमा के पॉइंट होते हैं और ये कैसे आपके पॉइंट डिसाइड करते हैं कि ईसीए की क्या रिपोर्ट आई है और उसके अकॉर्डिंग आपका सीआरएस का क्या स्कोर रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा सीआरएस के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि आप जो ईसीए की रिपोर्ट बनवा रहे हो तो ये बनी इसीलिए रही है क्योंकि आपको पॉइंट चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सीआरएस में एजुकेशन के पॉइंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, आपकी मास्टर डिग्री मास्टर क्यों कंसीडर होनी चाहिए और डुअल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है।
तो ये एजुकेशन के पॉइंट हैं। सीआरएस में मैं सबसे पहले आपसे वही डिस्कस करता हूँ, लेवल ऑफ एजुकेशन। तो इसमें ये देखिए, ये जो 150 पॉइंट है ये सिंगल वाली कैटेगरी है, और ये 140 वो है विद स्पाउस, वो मैरिड वालों के लिए है। तो हम सिंगल वालों की बात करते हैं, जिसमें सेकेंडरी डिप्लोमा के 30 पॉइंट हैं, 1 ईयर डिग्री डिप्लोमा के 90 पॉइंट हैं, 2 ईयर प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी कॉलेज के 98, और बैचलर डिग्री के 120, जो कि 3 साल की बैचलर होनी चाहिए। यहाँ पर 2 और मोर सर्टिफिकेट हैं, डिप्लोमा और डिग्री, जिसमें एक जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, उसको 128 पॉइंट मिलते हैं, और मास्टर डिग्री के 135 पॉइंट मिलते हैं। तो जो लोग कनाडा में जाके मास्टर डिग्री ले रहे हैं वो तो डायरेक्ट ही मास्टर डिग्री के 135 पॉइंट ले लेंगे, बट जो लोग इंडिया से बैचलर करके या कोई और डिग्री लेके जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर कनाडा जाकर डिप्लोमा कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो या नॉर्मल डिप्लोमा हो, तो आप अपनी इंडिया की डिग्री को भी इवेल्युएट करवा के 2 और मोर सर्टिफिकेट लेके अपने पॉइंट 128 कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कट ऑफ के टाइम पे एक एक पॉइंट मैटर करता है, तो उस टाइम पे आप अपने लेवल ऑफ एजुकेशन के पॉइंट उठा सकते हैं। बट ये लेवल ऑफ एजुकेशन ऐसा नहीं है कि आपने इंडिया में मास्टर डिग्री एमबीए की तो आप यहाँ पे वो एमबीए मास्टर डिग्री के पॉइंट ले लोगे, नहीं। आपको पहले ईसीए करवाना होगा, उसमें वो जब वहाँ पर रिपोर्ट में आएगा कि आपकी ये मास्टर डिग्री है, एमबीए को मास्टर डिग्री बोला हुआ है या आपकी बैचलर को बैचलर डिग्री बोला हुआ है, तो आप ये वाले पॉइंट उठाओगे। अगर आपके ईसीए में आया डुअल सर्टिफिकेट, तब आप 128 पॉइंट उठाओगे। तो ये इम्पोर्टेंस होती है पीआर के टाइम पे आपके ईसीए की। चाहे आप कनाडा से कर रहे हो, चाहे आप इंडिया की वाली स्टडी यूज़ कर रहे हो, आपको अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ईसीए में इन पॉइंट्स का क्या मतलब होता है। और हाँ, जो लोग 12th के बाद यहाँ से जाते हो उनको ईसीए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12th के आप कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं ले सकते। उन लोगों को ज़रूरत है जो इंडिया से बैचलर या कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिप्लोमा करके जा रहे हैं, वो अपनी इवेल्युएट करवा के जाएं, तो आपको हेल्प मिलेगी पीआर में भी। तो अब जब मैं इस पेज पे आई गया हूँ तो आपको सीआरएस के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि ये पीआर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पॉइंट होते हैं आपकी प्रोफाइल के, जिसमें एज के पॉइंट होते हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन के पॉइंट होंगे, आपकी लैंग्वेज के होंगे। तो इसमें मैं आपको एजुकेशन के पॉइंट तो बता ही चुका हूँ, तो मैं एज के बता देता हूँ कि जैसे 20 से 29 ईयर की एज में सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं 110, और उसके बाद जैसे ही आपकी एज बढ़ती रहती है 30, 31, 32, 33, 34, आपके पॉइंट जो हैं वो कम होते रहते हैं। तो आप जितना जल्दी पीआर लेते हो तो उतना आपका बेनिफिट होता है इसमें। अब इसमें आइल्स के भी स्कोर होते हैं। आइल्स में आपने कोडिंग सुनी होगी, सीएलबी, जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो सीएलबी 9 और 8। तो इसमें आप जैसे देख रहे हो सीएलबी 9 में सिंगल के 31 पॉइंट होते हैं और सीएलबी 10 के 34। सीएलबी 9 मतलब 8777 और सीएलबी 8 23, सीएलबी 7 17। तो मैं आपको आइल्स के स्कोर भी बता देता हूँ कि कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सीएलबी सीएलबी लेवल में आप जैसे देख रहे हो 9, तो 9 में क्या होगा, स्पीकिंग में आपके 7 होंगे और लिसनिंग में आपके 8 होंगे और रीडिंग में और राइटिंग में आपके 7 होंगे। तो ये बनेगा सीएलबी 9। तो मेन इसमें क्या होता है, सब में लिसनिंग में ज़्यादा स्कोर लेना होता है। बाकी आप जैसे सीएलबी 8 आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप 6.5 स्पीकिंग में और 7.5 लिसनिंग में और रीडिंग के अंदर 6.5 और राइटिंग के अंदर 6.5 लोगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपकी आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है सीएलबी की अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो मैंने आपको यहाँ भी बता दिया और आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो सीएलबी के बारे में। तो ये भी एक स्कोर होता है जो कि आपको सीआरएस में काउंट होता है। इसके अलावा फ्रेंच के भी स्कोर होता है। अगर आप फ्रेंच सीख लेते हो तो उसके भी पॉइंट होते हैं, वो भी आप ऐड करवा सकते हो लैंग्वेज में। इसके अलावा वो और भी बहुत पॉइंट होते हैं, आप यहाँ पर गूगल कनाडा की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो अब सवाल आता है कि ये असेसमेंट कर कौन सकता है। तो कनाडा गवर्नमेंट ने 7-8 ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया हुआ है, वो लोग आपकी असेसमेंट कर सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही आप अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। इनमें टाइम और कॉस्ट वेरी करती है ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी के अकॉर्डिंग। तो ये रही कुछ 7-8 ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू आप ईसीए करवा सकते हो।
इसमें से सबसे फेमस है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। ये सबसे फास्टेस्ट है और 2 महीने के अंदर ही आपको रिपोर्ट मिल जाती है। और इसमें क्या होता है कि आपके जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट इनके पास पहुंचती है तो ये 35 बिजनेस डेज लगाते हैं और उसमें रिपोर्ट आपको दे देती हैं। मेरी तो उससे भी जल्दी आ गई थी। इसकी फ़ीस है $220। आई थिंक सबकी फ़ीस यहाँ पर 200 से $250 के आसपास है, सिर्फ एक फार्मेसी को छोड़ के, और मेडिकल की 290। फीस वेरी नहीं करती, बस आप ये है कि आप जो लेवल चाह रहे हैं एजुकेशन का, बैचलर या मास्टर, वो आपको मिल जाए और टाइम थोड़ा कम लगे। तो सेकंड जो है इसमें कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विसेज है, सेस। 3 से 4 महीने लगते हैं, $210 इनकी फ़ीस है। इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस ऑफ कनाडा, 7 से 8 मंथ लगते हैं इसमें, और ये सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, तो बहुत लोग इसके थ्रू नहीं जाते। इसके बाद आती है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विस, IQAS। ये जो लोग मास्टर करते हैं इंडिया से, MBA या कोई भी मास्टर डिग्री, तो वो इनके थ्रू जा सकते हैं। 3 से 4 महीने लगते हैं, बट ये मास्टर डिग्री के क्रेडेंशियल ही देती है आपको। जैसे वैस है, वैस MBA को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बोलता है। बाकी हालांकि मैंने देखी है वैस MTech, MSc, MCA, उनको वो मास्टर डिग्री दे देते हैं। बट IQAS के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मास्टर डिग्री नहीं आएगी, या क्योंकि जैसे MBA के तो नहीं आती है, तो आप इनके थ्रू जा सकते हो, अपनी मास्टर डिग्री की पॉइंट क्लेम कर सकते हो इनके थ्रू। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल क्रेडेंशियल वैल्यूएशन सर्विस। 4 मंथ लगते हैं, $230 फीस है। उसके बाद है मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा। ये जो लोग मेडिकल की एजुकेशन ले रहे हैं, MBBS या कोई भी, तो इनके थ्रू अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। 6 वीक्स का टाइम लगता है, 290 उनकी फ़ीस है। फिर जो लोग फार्मेसी की एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो इनके थ्रू जा सकते हैं। 600 फ़ीस है इनकी डॉलर, और 13 वीक्स का टाइम लगता है। बाकी वैस के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि वैस आपसे डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं करता। वो ये कहता है कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से डायरेक्ट आनी चाहिए। ये जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके थ्रू भी ट्रांसक्रिप्ट ले लेंगी अगर आप उन्हें डायरेक्ट भी भेज देंगे तो। अब मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ कि मैंने कैसे अप्लाई किया था। मैंने मास्टर डिग्री तो नहीं की थी, मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया था 3 साल का रेगुलर से, और डिस्टेंस एजुकेशन से बैचलर की थी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो मैं दोनों इवेलुएट करवाना चाह रहा था ताकि मुझे डुअल सर्टिफिकेट मिल जाएं। तो मैं पहले हरियाणा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गया, वहाँ से वैस के थ्रू अप्लाई किया था, ट्रांसक्रिप्ट ली। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन भी भेज दी थी और मुझे हार्ड कॉपी भी दे दी थी। तो उन्होंने कहा था हार्ड कॉपी हम नहीं भेजेंगे, आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज दो। उन्होंने मुझे सील के साथ में ट्रांसक्रिप्ट दे दी थी, तो वो मैंने उनके जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से मैंने स्पीड पोस्ट कर दी थी कनाडा। 1500 लगे थे मेरे उस टाइम पे। और मैंने इग्नू से ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई की थी, उनकी वेबसाइट से ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्म डाउनलोड किया और सारा प्रोसीजर फॉलो किया। मार्कशीट अटैच की, साथ में फ़ोटोकॉपी और डिग्री की फ़ोटोकॉपी, और साथ में एक चेक 1000 का लगा था मेरा। तो मैंने इग्नू पोस्ट स्पीड पोस्ट किया, तो उन्होंने मेरी ट्रांसक्रिप्ट वैस भेज दी थी कनाडा। तो मुझे उसके बाद में डुअल सर्टिफिकेट के पॉइंट मिल गए थे। तो ऐसे ही अगर आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी मना कर रहा है कि वो नहीं भेजेगा कनाडा, तो आप उनसे ले लो, बिल्कुल फॉर्मेट में ले लो वो ट्रांसक्रिप्ट, जो यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हो, उसके ऊपर सील लगी हो उनकी। और तो आप उनके थ्रू अगर प्रॉपर फॉर्मेट से खुद भी भेज दोगे, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का पोस्ट ऑफिस है वहाँ से, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के नाम से, तो भी चल जाएगा। वैस के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी आप जो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो एक्सेप्ट कर लेती हैं आपके थ्रू भी। मेरी एक और वीडियो है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि मैंने कैसे अप्लाई किया था। उसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी अपलोड किए हैं, और साथ में मैंने उसमें पूरा लाइव दिखाया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि आप वैस के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हो। पूरा डिटेल में मैंने वो लाइव वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हो। वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने आपको CRS पॉइंट के बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दिया, और मैंने ECA के बारे में भी बता दिया, ECA किन किन लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, और आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी एजेंट को 50-60 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, आप खुद कर सकते हो। हाँ, इसकी जो फ़ीस है वो मैं बता चुका हूँ आपको कि $210 $250 इतनी ही लगती है। तो ये थी आज की वीडियो।
जिसमें मैंने आपको ईसीए के बारे में बताया, सीआरएस के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, उसमें मैं वेस्प का पूरा बताया हुआ है मैंने, तो आप वो भी देख सकते हो। और जल्दी मैं नई वीडियोस के साथ भी आऊँगा। थैंक यू सो मच।